हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं जो है इतिहास का चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कक्षा 11th की हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था के उन विशेषताओं की व्याख्या करें जिनके कारण यह काफ़ी आधुनिकता दिखाई देती है। यानी रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को हमने यहाँ पर इनकी विशेषताओं को बताना है जो इनको मॉडलाइज कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य बहुत पुराना साम्राज्य है, बहुत पुराना ये जो है काल थी, लेकिन फिर भी इनकी टेक्निक, इनके रूल रेगुलेशन कहते आधुनिक युग को भी फेल कर रहे थे। तो इसी बात पे हमने यहाँ पर प्रकाश डालने हैं कि उनकी जो है साम्राज्य समाज कैसे थे और इनका अर्थव्यवस्था कैसा था, किस कारण से इनको जो है काफ़ी आधुनिक बात बताई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए समझाता हूँ आपको, कारण क्या है, आपको आंसर पता होता है बट आपको क्वेश्चन ही नहीं आपको पता नहीं होता, इसलिए क्वेश्चनों पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर साफ है कि रोमन समाज और अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को व्याख्या करना है जो आधुनिक की तरह दिखते थे। तो यहाँ साफ हो गया है कि रोमन साम्राज्य की बुनियादी विशेषता कुछ इस प्रकार की थी जो वहाँ के रोमन साम्राज्य में देखने को मिला। कहते हैं एकल परिवार का व्यापक प्रचलन था, वहाँ पर एकल परिवार ही थी, संयुक्त परिवार यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिला और मिला भी नहीं। कहते हैं एकल परिवार जो है व्यापक प्रचलन था। व्यास बेटे अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, जो व्यास हो जाते थे और पुत्र होते थे वो अपने परिवार के साथ कभी नहीं रहते थे और वे व्यास भाइयों के लिए एक साझा घर साझा करना असाधारण था। दूसरी ओर दासों को परिवार में शामिल किया गया था, यानी दास प्रथा यहाँ पर भी प्रचलित थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी इस समय के दौरान रोमन साम्राज्य में कि दास प्रथा थी और जो व्यास बेटे होते थे वो अलग रहते थे और व्यास भाइयों को आपस में जो है घर साझा करना पड़ता था, जो कि असाधारण बात थी। विवाह का विशेष रूप वह था कि जहाँ पत्नी अपने पति के अधिकारों का हस्ताक्षर नहीं करती है लेकिन अपने पिता के परिवार के संपत्ति पुण्य अधिकार बरकरार रखती थी। समझ गए आप कि पत्नी जो है अपने पति का संपत्ति का अधिकारी नहीं होता था लेकिन अपने पिता का संपूर्ण जो है संपत्ति पे पुण्य अधिकार था। तो ये उल्टा प्रोसेसिंग थी। यहाँ पर लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति पे संपूर्ण अधिकार था लेकिन पति के संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था। ये थोड़ा सा रोमन साम्राज्य में थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखिए तो कहते हैं शादी आम तौर पर जो है व्यवस्थित होती थी। शादी भी जैसे आज के समय में व्यवस्थित होती है, उस समय भी शादी जो था व्यवस्थित थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाएं अक्सर अपने पतियों की प्रभुता के अधीन होती थी। जैसे आज के भी समय है कि आज भी जो देखा जाए तो पुरुषों के अधीन जो स्त्रियों को रखा गया है, जो सही नहीं रहता है। यानी शादी आमतौर पर व्यवस्थित रहती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिला अक्सर अपने पति के प्रभुता के अधीन रहता था। और देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण और बात थी इसमें कि तलाक अपेक्षाकृत आसान था, यानी तलाक लेना इस समय काल में बहुत ही आसान था और बहुत ही जो है सरल तरीका था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात जो आया है रोमन साम्राज्य की बुनियादी विशेषताओं के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं इसके अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आगे आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं। देखा जाए तो समाज में बंदरगाहें, खदानों, ईंट भट्टों और जैतून के तेलों के कारखाने आदि का यहाँ पर्याप्त आर्थिक बुनियादी ढांचा था। यानी जैतून का तेल देखा जाए ऑयल लिप्स बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और कहते हैं गेहूं, शराब और जैतून का तेल व्यापार इस समय की जाती थी और बड़ी मात्रा में भोग भी किया जाता था और वे मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक्स प्रांतों और मिस्र उत्तर से आते थे और अफ्रीका कुछ हद तक इटली थी। यानी देखा जाए अफ्रीका को हद जो इटली से भी ये चीज़ आती थी और सबसे अधिक जो यहाँ पर है जैतून के तेल का उपयोग किए जाते थे। तो देखा जाए तो यहाँ अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर शराब, जैतून के तेल, गेहूं का व्यापार हमें देखने को मिला है और ये स्पेन, गौलिक प्रांत और मिस्र
और अफ्रीका कुछ हद तक इन्हीं इटली देशों में जो है इसका व्यापार बखूबी चलती थी। वाइन और जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थों को एम्फोरा नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था, यानी जो जैतून के तेल वाइन जो ले जाया जाता था वो एम्फोरा नामक कंटेनर में भर के ले जाया जाता था। और स्पेनिश उत्पादक अपने इतावली कक्षाओं में जैतून के तेल को बाजार पर कब्जा करने में सफल भी रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्पेनिश जो है उत्पादक अपने इतालवी समकक्षाओं में जैतून के तेल को बाजार पर कब्जा करने में काफ़ी सफल रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। भूमध्य अगर देखें भूमध्य सागर के आसपास तो जल शक्ति का विविध अनुप्रयोग हुआ, यानी इस समय विद्युत शक्ति का भी अनुप्रयोग हुआ और साथ ही जल संचलित जो है मिलिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई। तो इसीलिए इसको जो है आधुनिक कहा गया कि इस समय जो है हमने जल संचलित मिश्रित औद्योगिक में भी प्रगति देखी और जो है जो यहाँ पर जो है विद्युत शक्ति यानी जल शक्ति का विविध उपयोग भी हमने यहाँ पर देखा। स्पेनिश सोने और चांदी खदानों में हाइड्रोलिक खनन जो है तकनीकी का उपयोग भी हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि खदानों में हाइड्रोलिक खनन तकनीकों का जो है काफ़ी उपयोग भी इस समय जो है देखने को मिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो इस समय और एक व्यवस्थित बातें थी कि सुव्यवस्थित वाणिज्यिक और बैंकिंग नेटवर्क का भी अस्तित्व हमें नज़र आया और धन का व्यापक उपयोग रोमन अर्थव्यवस्था के सभी संकेत देते हैं। तो देखा जाए इन कारणों से जो है ये काफ़ी आधुनिकता की तरफ यहाँ पर रोमन साम्राज्य को लेके गया। तो ये देखा जाए तो आज की तरह ही थी, तो कहा जा सकता है कि आधुनिकता की तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ पर रोमन साम्राज्य जो है समाज और चाहे इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी आधुनिक थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर पुरातनता से आप क्या समझते हैं, यानी लेटर एंटिक्विटी क्या होती है। लेटर एंटिक्विटी यानी उत्तर पुरातनता से आप क्या समझते हैं और इस काल में हुए धार्मिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन की व्याख्या करें। यानी हमने यहाँ पर दो क्वेश्चनों को जो है बखूबी रखा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो लेट एंटिक्विटी है और दूसरा है रिलीजियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है चेंजेस। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम व्यू से। अगर हम देखें लेट एंटिक्विट 1 देखें शब्द का उपयोग रोमन साम्राज्य के विकास और विघटन में अंतिम आकर्षक अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी एंटिक्विटी जो है शब्द देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के विकास और विघटन में अंतिम आकर्षण अवधि का ये वर्णन करता है और मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी के संदर्भित करता है। और यह काल अनेक जो है सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति में परिपूर्ण था और इस अवधि के दौरान रोमन साम्राज्य में निम्नलिखित धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन किए गए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस समय के दौरान बहुत से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। इसको हमें देखना है कि आखिर क्या धार्मिक परिवर्तन हुए और प्रशासनिक परिवर्तनों में भी क्या चेंजेस आए। चलिए देखते हैं धार्मिक परिवर्तन क्या हुए। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन पे अगर हम नज़र करें तो कहते हैं 4वीं शताब्दी में साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइनस ने ईसाई धर्म को एकाधिकार धर्म बना दिया। यानी 4वीं शताब्दी में सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को जो है एकाधिकार धर्म बना दिया, यानी एक ही धर्म बना दिया। पूरे साम्राज्य में एक ही धर्म का जो है महत्व रह गया। इवन कि जैसे आगे बढ़ा 7वीं शताब्दी में इस्लाम का यहाँ पर उदय हो गया। इस्लाम धर्म जो है इस समय आ गई और यह धर्म भी तेज़ी से लोकप्रिय होने लग गया। तो देखा जाए तो सारे धार्मिक परिवर्तन थे। जहाँ पर ईसाई धर्म की प्रचार की गई वहीं पे 7वीं शताब्दी में इस्लाम का जो है उदय हो गया और ये धर्म जो है बहुत तेज़ी से लोगों में विकास के मार्ग पर अग्रसर होने लग गया। उसके पश्चात अगर बात करें प्रशासनिक परिवर्तन की तो कहते हैं ये परिवर्तन देखा जाए तो डायोक्लेटियन 243 से 305 के समय में हुआ और कंस्टेंटाइन के समय जारी रही। और ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार थे, इसमें 2 पार्टों में इसको जो है परिवर्तित किया गया है। एक पहला है डायोक्लेटियंस के समय में परिवर्तन। तो डायोक्लेटियंस के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसने उन क्षेत्रों को त्याग दिया जिनका आर्थिक और सामरिक महत्व कम था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी विचारधारा थी कि उन क्षेत्रों को उसने त्याग दिया जहाँ पर आर्थिक
आर्थिकता जो है बहुत कम थी, वहाँ पर बिजनेस नहीं की जा सकती थी, तो ऐसे क्षेत्र को जो है इसने नकार दिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। देखिए कोई भी सरकार हो, कहते हैं सीमाओं का मजबूत करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने मेसोपोटामिया में भी पिछले चैप्टर में भी बात को उजागर किया कि वहाँ पर भी सीमाओं को जो है काफ़ी मजबूती किया गया। और उसने प्रांतीय सीमाओं का पुण्य गठन किया, यानी जो प्रांतीय सीमाएं थी उनका दोबारा से जो है पुण्य गठन किया गया, दोबारा से निर्माण करवाया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसने नागरिकों को सैन्य कार्य में अलग कर दिया और सैन्य कमांडरों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि नागरिकों को सैन्य कार्य से अलग कर दिया और सैन्य कमांडर को और भी अधिक जो है शक्ति प्रदान की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डायोक्लेटियंस के जो है परिवर्तन देखने को हमें मिला। उसके पश्चात आता है कंस्टेंटाइन के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो कंस्टेंटाइन जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया और उसने दूसरी राजधानी भी बनाया, यानी इसके समय में दूसरी राजधानी बनाई गई और यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। जो राजधानी नया बनाया गया वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा था। इसका मतलब था कि यहाँ पर दुश्मनों का जो है बाढ़ खाली जाता। ये नई राजधानी के नए सीमेंट की आवश्यकता थी, इसलिए 14वीं शताब्दी में शासक वर्ग का तेजी से विस्तार भी हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें हमने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात पे विचार किया। तो अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी का संकट काल क्यों कहा जाता है। आप क्वेश्चन समझ रहे हो कि रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी जो आई वो संकटों का समय था। देखिए संकटों का समय तब होता है जब यहाँ के अर्थव्यवस्था बिगड़ते हैं या शासक जो होता है कुछ मनमानी कार्य करने लग जाते हैं। तो रोमन साम्राज्य में जो 3री शताब्दी थी वो संकटों का समय काल था। कई कारण हो सकते हैं, क्या पता दूसरे राज्य से आक्रमण करने कुछ आ गए हों, क्या पता अपनी घरेलू समस्या से जूझने लग गए हों। तो बहुत से यहाँ अवधारणाएं प्रस्तुत होती है, लेकिन जनरली सी बात आप तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी का संकट क्या था। तो अगर हम पहले पॉइंट पर नजर डालें तो ये साफ करता है कि पहली और दूसरी शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की ओर थी। यानी पहली दूसरी शताब्दी जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार हुआ। लेकिन जैसे वो 3री शताब्दी के आंतरिक तनाव के पहले प्रमुख संकेत लेकर आई, जैसे 3री शताब्दी में प्रवेश हुआ बहुत से तनाव की जो है संकेत मुख्य रूप से देखने को मिला। कहते हैं 230 के दशक से साम्राज्य ने खुद को एक अस्थाई कई मोर्चों पर लड़ते हुए पाया। यानी देखा जाए 230 के दशक में साम्राज्य जो था कई जगहों पर जो है संघर्ष करता हुआ नजर आया। तो कहते हैं दूसरी शताब्दी के ही स्टार्टिंग से, यानी 3री शताब्दी के स्टार्टिंग से ही जो नए नए संघर्ष जो है साम्राज्यों के समक्ष आने लगा। और 225 में ईरान में एक नया और अधिक आक्रामक राजवंश उभरा और केवल 15 वर्षों के भीतर फरात की दिशा में तेजी से विस्तार कर रहा था। अब देखिए ईरान में जो है 225 में सबसे अधिक आक्रामक राजवंश की उदय हुआ और इसका समय काल 15 वर्ष में ही अपने आप को इसने विस्तार के चरम सीमा पर पहुंचा लिया। देखा जाए तो 3 भाषाओं में कटे गए ये प्रसिद्ध शिलालेखों में ईरानी शासक शाहपूर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 की रोमन सेना को नष्ट कर दिया। देखिए 60,000 रोमन सेनाओं को नष्ट करना आम बात नहीं था, लेकिन ये बात शाहपूर प्रथम ने ये दावा किया और यहाँ तक कि एंटीओक के पूर्वी राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है 3री शताब्दी था, जो कि संकटों का काल के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर देखा था जर्मनिक जनजातियों या बल्कि आदिवासी गठबंधन राइन और डैन्यूब सीमाओं के खिलाफ लड़ने लग गए थे, क्योंकि देखा जाए तो ये संघर्ष का काल था और कई जनजाति आदिवासी जो थे अपने गठबंधन राइनस और डैन्यूब जो है सीमाओं के लिए लड़ने लग गए। और 233 से लेकर 280 की अवधि में काला सागर से जो है अलाप्स और दक्षिण जर्मनी तक फैले प्रांतों पर बार बार आक्रमण हुए और इन आक्रमणों के कारण जो है संकट का काल कहलाने लग गया ये, क्योंकि चारों तरफ जो है ये समय संकटों से घिरा हुआ था।
रोमनों को देखा जाए तो डेन्यूब में पहाड़ का अधिकांश क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस काल के सम्राट लगातार बर्बर लोगों के विरुद्ध मैदान में थे। तो जनरल सी बात है, इस समय बर्बर लोगों की कमी नहीं थी और चारों तरफ जो है संघर्ष का जो है काफ़ी जो है संघर्ष देखने को मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। 3वीं शताब्दी में सम्राटों के तेजी से उत्तराधिकारी इन अवधि में साम्राज्य द्वारा समान किए गए तनाव का एक स्पष्ट लक्षण दिखा। यानी 3वीं शताब्दी में एक और बात देखने को मिली कि उत्तराधिकारी आपस में ही लड़ने लग गए और ये सबसे बड़ा संघर्ष था। कहते अपने ही जो है दुश्मन बन गए। तो ये देखा जाए तो काफ़ी संकट का समय काल था, क्योंकि यहाँ पर बाहरी आक्रमण तो थे ही थे, प्लस घरेलू आक्रमण भी थे, प्लस जनजाति और आदिवासी में भी सीमाओं के लिए जो है लड़ना पड़ा और इवन कि राजाओं ने चारों तरफ से घिर भी गए थे समुद्र के किनारे। तो ये समय काल जो 3वीं शताब्दी थी, एक क्राइसिस की काल कहा जा सकती है, संकट का काल कहा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ का निर्माण जो होता है कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी समय काल में करता है। हम यहाँ पर रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रोमन एम्पायर तो है, लेकिन रोमन एम्पायर की स्थापना किसने की, रोमन एम्पायर जो है कैसे जो है फला फूला और कैसे इसका विकास हुआ, ये बहुत से प्रश्न हैं। लेकिन जनरल सी बात जो है, ये क्वेश्चन आपका सभी आंसरों का जो है बखूबी आंसर दे देगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है कि आप अगस्टस के बारे में क्या जानते हैं, कौन अगस्टस है और अगस्टस था कौन, और इसका इस क्वेश्चन में क्यों त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सिलेक्ट किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात है। अगर क्वेश्चन में कुछ खास है तभी यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने उसको सिलेक्ट किया है कि अगस्टस कौन था, अगस्टस के बारे में आप क्या जानते हो। तो जर्नल सी बात है, अगर हम आंसर की तरफ अपना रुख करें तो अगस्टस रोमन साम्राज्य का स्थापक है। अगस्टस कौन है, रोमन साम्राज्य का स्थापक है, यानी वो पहला व्यक्ति है जिसने रोमन साम्राज्य का स्थापना किया। उसका पहला सम्राट था वो, जिसने 27 ईसा पूर्व से लेके 14 ईस्वी पूर्व में अपनी मृत्यु तक शासन किया। काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है जब तक इसने यहाँ पर राज्य किया, और ये पहला व्यक्ति था जिसने रोमन साम्राज्य का स्थापना किया। उनका जन्म जो था गयूस एक्टोवियस के रूप में प्लेवियंस एक्टोवियस परिवार की एक पुरानी और धनी अश्वारोही शाखा में हुआ। यानी इनका जन्म जो है गयूस एक्टोवियस के रूप में जो है प्लेवियंस एक्टोवियस परिवार की एक पुरानी और धनी शाखाओं में हुआ, और 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद उनके मामा गयूस जूलियस सीजर ने उन्हें जो है मरणोपरांत गोद ले लिया। यानी इनका जो है मामा ने इनको गोद लिया मरणोपरांत तक, यानी जब तक वो जिंदा रहे तब तक ये जो उनके पुत्र के रूप में सहित रहे। मार्क एंटिना और मार्कस जो लेपिडस के साथ मिलकर उन्होंने सीजर के हत्यारों को हराने के लिए दूसरी तिकड़ी का गठन किया। यानी देखा जाए तो यहाँ अगस्टस रुके नहीं, अगस्टस ने उनके जो मामा के हत्यारे थे सीजर के हत्यारों को हराने के लिए उसने दूसरी तिकड़ी का गठन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शासन की तरफ यहाँ इशारा करता है। लिबियो में अपनी जीत के बाद जो है त्रियवेरेट ने रोमन साम्राज्य को उनके बीच विभाजित कर दिया और सैन्य तनाशाह के रूप में शासन किया। तो फिलिपी में अपनी जीत के बाद जो है त्रियवेरेट को रोमन साम्राज्य को उनके बीच विभाजित करके जो है तनाशाह के रूप में शासित किया, और लेपिडस और निर्वासन में रखा गया, उसका पद छीन लिया गया। और 31 ईसा पूर्व में जो अगस्टस द्वारा एक्टियमस की लड़ाई में अपनी हार के बाद एंटनी ने आत्महत्या कर ली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। 31 ईसा पूर्व में जो है अगस्टस द्वारा एक्टियम्स की लड़ाई में अपनी हार के बाद एंटनी ने आत्महत्या कर ली, और द्वितीय त्रिमूर्ति के निधन के बाद अगस्टस ने स्वतंत्र गणराज्य की बाहरी पहलू को बहाल किया, जिसमें सरकारी शक्ति रोमन सीनेट, कार्यकारी जो है मजिस्ट्रेट और विधानसभाओं में निहित थी। अब देखिए उस समय जो है विधानसभाओं की जो है शाखाओं में परिवर्तन किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि वास्तव में उन्होंने एक सैन्य तनाशाह के रूप में गणराज्य पर अपनी निरंकुशता शक्ति बरकरार रखी। यानी देखा जाए तो यहाँ तनाशाह
निरंकुश शक्ति के रूप में अपनी शक्ति को इन्होंने जो है अगस्टस ने कायम रखा। कानून के अनुसार अगस्टस के पास सीनेट द्वारा जीवन भर के लिए दी गई शक्तियों का एक संग्रह था, जिसमें सुरक्षा, सैन्य, कमान और डिवीजन्स और सेंसर शामिल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अगस्टस को यह जो है ढांचा विकसित करने में कई साल लग गए, यानी अगस्टस के इन प्रयासों में काफ़ी समय लगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य को गठन करना आम बात नहीं था, जिसके तहत उसके शासन के तहत औपचारिक रूप से जो है गणतंत्रात्मक राज्य का नेतृत्व भी किया जा सके। उन्होंने राजशाही उपाधियों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद को जो है प्रिंसेप्स सिविलिटियस यानी प्रथम नागरिक कहलाने में उनको काफ़ी दिलचस्पी रहा। यानी उन्होंने अपने आप को जो है राजशाही उपाधि को त्याग करके प्रथम नागरिक के रूप में अपने आप को प्रचलित किया। परिणामी संवैधानिक ढांचों को रोमन साम्राज्य के पहले चरण जो है प्रिंसिपेट के रूप में जाना जाने लग गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है अगस्टस कौन थे और अगस्टस कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर रोमन साम्राज्य के जो है डेवलपमेंट में योगदान दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी रूप में, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और नोट करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्राचीन यूनानी और रोम के सामाजिक स्थिति को तुलना करना है कि यूनानी में और रोम में क्या अंतर है। देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अंतर समाज में हमें देखने को नहीं मिला। दोनों में सेम कंडीशन है। जैसे हम यूनानी समाज की 3 वर्गों में विभाजित देख रहे हैं, उसमें कुलीन या उच्च वर्ग सम्मिलित है, डोमो या मुक्त लोग होते हैं, या गुलाम। तो ये 3 जो है समाज में विभाजित हैं, उच्च वर्ग, मिडल वर्ग और स्लैब। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यूनानी विभाजित थे। अब रोम में देखते हैं ये कितने भागों में विभाजित है। यहाँ पर देखिए तो रोमन साम्राज्य भी जो है 3 भागों में विभाजित था। पहला जो था पैट्रिशियन या अमीर वर्ग के थे, ठीक है। दूसरा जो था प्लेबियंस या आम लोग थे, और गुलाम इसमें भी सम्मिलित था। यानी देखा जाए तो हमने ग्रीक और रोमन दोनों में ही गुलाम जो है देखे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो दोनों ही अवस्थाओं में गुलाम का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस समय काल में जो है गुलामों की क्या दशा थी, क्योंकि दोनों में हमें जो है कॉमन के रूप में गुलाम देखने को मिला। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जानें इनके हर एक पहलू को। दोनों देशों में उच्च वर्ग में अमीर और जमींदार अभिजात वर्ग शामिल थे, जो बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जैसे कि हमने हर एक समय काल में, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे किस तरह कहते सिंधु घाटी सभ्यता हो, सभी में हमने जाना है कि वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग जो अमीर वर्ग में आते थे, जमींदार होते थे, वो कहते विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। यानी उनको जीवन में कोई तरह की तकलीफ़ें नहीं होती थी, हर तरह से जो है परिपूर्ण थे। दूसरे वर्ग में व्यापारी आते थे, शिल्पकार आते थे, योद्धा, कृष्ण शामिल थे। यानी दूसरे वर्ग में जो है व्यापारी, शिल्पकार, योद्धा और कुशक शामिल थे। और इन लोगों को सभी नागरिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश करों का बोझ भी इन्हीं ही उठाना पड़ता था। इसी उद्देश्य से वह उच्च वर्ग के विरोधी थे, क्योंकि उच्च वर्ग हमेशा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और सारे के सारे जो है आम गरीबों से वसूला करते थे टैक्स के रूप में। जैसे आज हम जहाँ 21वीं शताब्दी में है, आज भी ऐसा ही है। आज देखा जाए तो सबसे अधिक पीसा जा रहा है गरीब उस समय भी पीसी जा रही थी, आज भी गरीबों का वही दशा है। गरीबों पर देखते ही हो सरकार आए दिन नए नए टैक्स का इंक्लूड किया जा रहा होता है, और आम गरीबों के रोटी, कपड़ा, मकान जो प्राथमिक आवश्यकता है 100 किलोमीटर दूर रह जाता है। और आज के समय भी वही दशा है कि अमीर लोग जो है, बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग जो है लग्जरी जीवन जी रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन को जो है निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आम गरीब बंदे जो है 2 वक्त की रोटी उठाने में ही, लेने में ही उनका जीवन निकल जाता है। तो ये पहले भी थी, आज भी वही सिस्टम है। ना तो सरकार बदली, ना जो है राजा का रूल रेगुलेशन बदला। कहते हैं बदल तो इंसान रहे हैं, कहते हैं सारी प्रथाएं वही है, सिर्फ समय काल बदलता जा रहा है। पहले भी गरीब को जो है बड़े बड़े लोग प्रताड़ना करते थे, आज मॉडल दुनिया में भी वही सिस्टम देखने को मिलता है। और उस समय भी टैक्स जो है
बहुत अधिक मात्रा में जो है मध्य वर्ग के लोगों में लगाए जाते थे। और आज के समय में भी आम गरीब बंदों के लिए टैक्स की जो है भरपार करना पड़ता है। और ये सब क्यों होता है? लोगों की या सरकारों की जो है अपनी जो है मंशा पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी निजी लाभ के लिए ये सब होता है। तो इसी कारण जो है उच्च वर्ग के विरोधी थे ये जो दूसरे वर्ग के व्यापारी और शिल्पकार, योद्धा और कृषक शामिल थे, वो सारे के सारे उच्च वर्ग के खिलाफ थे। तीसरे वर्ग यानी गुलाम की हालत दोनों देशों में बहुत ही ख़राब थी। कहते हैं गुलाम की दशा तो एक जानवर जैसी थी। कहते हैं उन्हें बाज़ारों में खरीदा और बेचा जाता था। ये हालत थी गुलामों की। गुलामों का ना तो कोई कद्र होता था, ना कोई सम्मान, ना कोई इज्जत होती थी। और उनको तो कहते हैं जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। जानवरों की तरह खरीदना और बेचना उस समय काल में दोनों ही देशों में आम हो गई थी। कहते हैं प्राचीन ग्रीक और रोम में बड़ी संख्या में लोग गुलाम थे, यानी एक दो नहीं थे। कहते हैं बड़ी संख्या में लोग जो थे गुलाम थे, जिनको खरीदा और बेचा जा रहा था। युद्धबंदियों और जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका सकते थे उन्हें दास बनाकर रख लिया जाता था। जैसे आज के समय भी आपको देखने को मिलता है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां होती है, वो क्या करते हैं, आपको एनओसी के नाम पे आपको वही दास्तां को जो है दोबारा से जो है स्वीकार करवाने के लिए मजबूर करती हैं। और वो आज कानून का सहारा लेती हैं, आज वो जो है अदालत का सहारा लेती हैं। तो बात तो सब वहीं पे है, सब कुछ अभी वहीं पे है। क्योंकि पहले जो थे बड़े बड़े लोग जो गुलाम बनाते थे, जर्नल सी बात, उनको कर्जों में जो है डुबा देते थे। जैसे आज देखिए फाइनेंस कंपनियां जो है आपको फाइनेंस करती है, जब आप कर्जे नहीं चुका पाते हो तो आपको एनओसी के नाम पे धमकी देते हैं, आपको अदालत ले जाने की बात करते हैं, और आपके जो है सामान जो आपने खरीदा होता है उसको भी ले जाते हैं उठा के, इवन कि वो किस्त भी भरवाते हैं। तो ये सिस्टम कहते हैं बदला नहीं है, कहीं ना कहीं कहते हैं रूप बदल गया है, लेकिन सबका वही उद्देश्य है, आम गरीबों को पीसना और इसमें गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और हमारी ये दशा अभी भी है। किस लिए? सरकार क्यों नहीं पारदर्शिता इनमें बरतती है? क्यों नहीं ऐसे फाइनेंस कंपनियों पर ब्रेक लगाती है कि जो लोगों को इस तरह से ठग रहे हैं? और ये एक नागरिक की दशा नहीं है, यहाँ पर कई नागरिकों के से मैंने ये बात सुना है, जाना है, और बहुत अफसोस होता है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। दोस्तों ये बहुत विडंबना है, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा उच्च रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल सी बात है। आज हर कोई व्यक्ति जो है कोई ना कोई चीज़ जो है फाइनेंस के अंतर्गत लेता है। और मान लीजिए अगर आप बीमार पड़ते हो, कुछ भी होते हो, तो ये कंपनियां आपके सामान भी ले जाते हैं, ठीक है, और आपने जो 1 साल 2 साल जो किस्त चुकाया होगा वो भी आपका जो है बर्बाद हो जाता है। और ऊपर से बाद में आपको ये मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आपके सामान जो हमने लिया था, ठीक है, जो हम यहाँ से उठा के आपको ज़बरदस्ती लेके गए थे, उससे हमें नुकसान हो गया। और आपको अगर एनओसी चाहिए तो आप क्या कीजिए, मुझे पूरे जो है सारे पैसा दोबारा से चुकाइए, चाहे आपके पास गाड़ी हो, चाहे सामान हो, चाहे न हो। ये कैसी नीति है? ये कैसे सरकार का जो है दो रवैया है? गरीबों को पीसने के लिए नया रूल बनाया हुआ है क्या एनओसी के नाम पे? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है? अरे भाई, जब सामान आप ले गए, सब कुछ ले गए, तो इसमें तो कहानी ही ख़त्म हो गया। नुकसान तो लेने वाले का हुआ कि जिस बेचारे ने 2 साल तक आपको किस्त भी चुकाया, डाउन पेमेंट भी दिया, ऊपर से आपने कुछ पैसे रह गए इसलिए आप उठा के ले गए और कहते हो आपको नुकसान हुआ। वही बात यहाँ पर जो है गुलामों के साथ की जाती थी कि इनको जो है बुद्धिवादियों और जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका सकते थे, देखिए कर्ज नहीं चुकाते थे, वही दशा के मैंने वर्णन किया, क्योंकि वो लोग भी कर्ज नहीं चुकाते थे तो उन्हें दास बना के रख लिया जाता था। और आज के समय ये जो है अदालत की धमकी देते हैं, केस करने की धमकी देते हैं। अब सोचिए, आज अदालत आम गरीब बंदों के लिए कि बड़े बड़े लोगों के लिए है कि फाइनेंस कंपनियों के लिए सब है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आज हमारे देश में जो भी प्रावधान किया गया है सब अमीरों के गुलाम है। कोई भी आम नागरिकों, आम गरीबों का कुछ भी नहीं है। आम गरीब तो सिर्फ सरकार को टैक्स चुकाएगी और सरकार के दुखों से दर्द झेलेगी, क्योंकि सारा कुछ तो सरकार बड़े बड़े लोगों के लिए करती है, आम लोगों के लिए कहाँ कुछ करती है। अरे भाई, आप सोचते होंगे कि हमेशा आपको जो पेंशन 2000 दे देते हैं, आपको जो 5 किलो गेहूँ चावल दे देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें आपका जीवन चल जाएगा?
या आपको बिजली फ्री कर देंगे, क्या बिजली खाओगे आप? हैं क्या पानी पी के ज़िंदगी जी लोगे? दोस्तों ये सारी बातें जो है इनकी राजनीतिक इर्द गिर्द के ही तरफ घूमती है और ये लोग आपको सिर्फ एक गुलाम समझते हैं। ये गुलाम समझ के ही आपको यहाँ ट्रीट करते हैं, आपको एक नागरिक नहीं समझते हैं। और आप लोग भी क्या करते हो, जब इलेक्शन होता है तो आंख बंद कर लेते हो और फटाक से चले जाते हो और जिन्होंने जो है लालच की पिटारा भर रखा होता है उस पर जाके हाथ में उंगली दबा देते हो। तो आप भी कहाँ फिर सही रूल रेगुलेशन को पालन कर रहे हो? ऐसे जो लालच देता है सरकार उसको डायरेक्ट जो है यहाँ से निकाल फेंकिए, तभी जाके समझिएगा कि आप सच्चे नागरिक हो, तब जाके डेमोक्रेसी का सही उपयोग होगा, लोकतंत्र का सही उपयोग तभी हो पाएगा। नहीं तो आपको ये लोग जो है दास बनाकर हमेशा आपसे जो है आप पे ही शासन करेंगे और ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे लिए सरकार है, आपके लिए। इनका नाम सिर्फ होता है जनता के लिए, लेकिन काम होता है अपने जेब भरने के लिए। और यही हालत हमें जो है यहाँ पर 3 महाद्वीप फैला हुआ साम्राज्य में भी देखने को मिला और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था और वे सभी सामाजिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, यानी हर तरह से जो है उनको शोषण किया जाता था। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना थी। कहते रोम में भी था और आपका जो है ग्रीक में भी यही अवस्था देखने को हमें मिला। दासों से सभी प्रकार के कार्य लिए जाते थे, यानी हर प्रकार के कार्य जो है दासों से ही करवाते थे। वो कृषि, खनन, सड़क निर्माण, कार्यशालाओं और जहाज़ों पर कार्यरत होते थे। सारे के सारे गुलाम जो थे कृषि करते थे, खनन करते थे, सड़क निर्माण में कार्य करते थे, कार्यशालाओं में और जहाज़ों पर काम करते थे। यानी आज देखिए आम लोग यही जगहों पर काम करते हैं, तो आम लोग भी दासों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दास प्रथा ने ग्रीक और रोमन दोनों साम्राज्य पर बुरा प्रभाव डाला और दोनों के लगातार शोषण के कारण वे अक्सर विद्रोह पर जो है उतारू हो जाते थे। जैसे आज भी देखते ही रहते हो, आज भी कोई ना कोई विद्रोह होता ही रहता है। ठीक है, उन्हें दबाने के लिए राज्यों को लगातार अपनी सेनाओं को मजबूत करना पड़ता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रीक और रोमन साम्राज्य में जो था सोसाइटी को जो डिवाइड की गई थी काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 27 ईसा पूर्व तक अगस्तस का शासनकाल कैसा था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 27 ईसा पूर्व तक अगस्तक ने कैसे जो है शासन किया और कैसा शासनकाल था। तो देखा जाए तो मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में कि अगस्तस जो था काफ़ी महत्वपूर्ण जो था राजा था, क्योंकि देखा जाए तो रोमन साम्राज्य का स्थापक के रूप में भी जो अगस्तस ही था। यानी अगस्तस ने जो है रोमन साम्राज्य का जो है स्थापना किया और कहा जाता है कि अगस्तस के शासनकाल में सापेक्ष शांति के युग की शुरुआत हुई। यानी इसी समय काल से जो है शांतिमय युग थी, जहाँ पर हर चीज़ जो है सुख सुविधाओं से भरी हुई थी। इसे पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी पैक्स रोमाना यानी शांति का जो है रोमन के नाम से जाना जाता है और ये अगस्तक के शासनकाल में था। साम्राज्य की सीमाओं पर निरंतर युद्धों या शाही विस्तार शाही उत्तराधिकारी पर 1 साल तक चले गृह युद्ध के बावजूद रोमन दुनिया 2 शताब्दियों में अधिक समय तक बड़े पैमानों पर संघर्ष से मुक्त थी। यानी देखा जाए तो 2 शताब्दियों तक ये जो था कोई भी बड़े पैमानों पर संघर्ष से मुक्त था। बेशक ही उत्तराधिकारी के लिए घरों में लड़ाई हुई, लेकिन इसका बाहरी चीज़ों पर कोई असर देखने को नहीं मिला। अगस्तस ने नाटकीय रूप से साम्राज्य का विस्तार किया। यानी देखा जाए तो अगस्तस के समय साम्राज्य का काफ़ी विकास हुआ और मिस डेल्मेटिया और पेनोनिया नेरिकम और डेटिया पर कब्जा भी कर लिया और अफ्रीका और जर्मनी में जो है संपत्ति का विस्तार किया और हिम्पानिया की विजय भी पूरी की। तो ये देखा जाए तो अगस्तस का सबसे बड़ी सफलता थी इन साम्राज्य के विस्तार के अंतर्गत। सीमाओं से परे उन्होंने ग्राहक राज्यों में एक बफर क्षेत्र के साथ साम्राज्य की सुरक्षा भी किया और कूटनीति के माध्यम से पार्थियन साम्राज्य के साथ शांति भी स्थापना किया। उन्हें कराधान के रोमन प्रणाली में सुधार किया। यानी देखा जाए तो अगस्तस ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सुरक्षा के ऊपर जोर दिया और एक अधिकारी कुरील प्रणाली के साथ सड़कों नेटवर्क विकसित भी किया गया इस समय और एक स्थायी सेना और प्रेटोरियंस गार्ड की स्थापना भी की गई। कहते रोमन के लिए अधिकारी पुलिस और अग्निशमन सेवाएं भी बनाई गई, जो कि उस समय का सबसे बेहतरीन रूल रेगुलेशन थी। और अपने शासनकाल के दौरान शहर के अधिकांश हिस्सों का पुनर्निर्माण भी करवाया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
ये बात काफ़ी ज़रूरी भी था कि अगस्तस ने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, जहाँ पुलिस अधिकारी, अग्निशमन सेवाएं, ये सारी चीज़ जो है आधुनिकता की तरफ इशारा करता है। अगस्तस की मृत्यु जो है 14 ईसा पूर्व में जो है 75 वर्ष की आयु में हुई। कहते हैं उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई और उसके ज्वलंत पुत्र यानी पूर्व दामाद जो था, जो टिबरेशियस को साम्राज्य के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर उसके जो है शांतिपूर्ण विस्तार के लिए। अगला क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें है कि रोम में सेनेटोरियल रैंक के राजनेताओं द्वारा शासित प्रणाली की व्याख्या करना है। जो सीनेटेरियल जो थे रोम में, सेनेटोरियल रैंक के राजनेताएं थे, वो कैसे शासन करते थे। अगस्तस के बाद ये लोग की क्या मतलब राजनीतिक गतिविधियां थी और कैसे ये लोग राज करते थे रोम में, कब सेनेटोरियल रैंक के राजाओं द्वारा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनेता कैसे शासन कर सकते थे उस समय। कहते हैं प्राचीन रोम में प्रांत आमतौर पर सेनेटोरियल रैंक के राजनेताओं द्वारा शामिल होते थे, जो आमतौर पर पूर्व कौशल होते थे, यानी इनमें काफ़ी कुशलता होती थी और ये राजनीति करना बखूबी जानते थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं एक बार अपवाद मिस्र का प्रांत था, यानी एक बार प्रॉब्लम आई तो वो था मिस्र का जो है प्रांत, जिसे अगस्तस द्वारा शामिल किया गया था। अगस्तस ने इसको बहुत ही सरलतापूर्वक जो है मिस्र को अपने जो है राज्य में सम्मिलित किया था और क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद इस पर केवल अश्वारोही रैंक के गवर्नर द्वारा शासन किया गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगस्तस ने इसको जो है अपने प्रांत में शामिल किया और क्लियोपेट्रा जो वहाँ पर शासन करता था, उसके मृत्यु के बाद इस पर केवल अश्वारोही रैंक का मतलब होता है दोस्तों कि जिनको आश्रय दिया गया था, जिनको बनाया गया था, वैसे रैंक के गवर्नर द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। और शायद सेनेटेरियस महाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि मिस्र को पहले ही है ना निस्टेटिक्स राजाओं की परंपरा के बाद अगस्टस की नीति संपत्ति माना जाता था, यानी अगस्टस का जो मेन संपत्ति माना जाता था, उत्तराधिकारी माना जाता था, उनको जो है हेलेनिस्टिक राजाओं की परंपरा के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे कि अगस्टस ने जो है मिस्र प्रांत को अपने राज्य में सम्मिलित किया और क्लियोपेट्रा के द्वारा मृत्यु के पश्चात जो है इस पर गवर्नर राज करने लगे। और क्लियोपेट्रा कौन था? क्लियोपेट्रा जो था मिस्र पर राज करने वाला राजा था, क्योंकि अगस्त काम ने सम्मिलित किया और राज्य भी किया, लेकिन उसके बाद क्लियोपेट्रा ने जो है इसको संभाल लिया। जब इसकी मृत्यु हो गई क्लियोपेट्रा की, तो जर्नल सी बात है, इसको जो है अश्वारोही रैंक के गवर्नरों ने इसको संभाला और इनका महत्वाकांक्षा थी कि इनको और भी एस्टेब्लिश किया जाए। और जो अगस्तस के जो संपत्ति थी, जो निजी संपत्ति थी, उसका जो है मेनली हेलेनिस्टिक्स को माना जाता था कि संपत्ति के मुख्य अधिकारी है। युद्ध में पराजित लोगों के क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की संधि के तहत लाया जा सकता था और कुछ मामलों में पुनः अधीनता भी शामिल हो जाती थी। यानी इसमें यही बात दर्शाया गया है कि पहले के समय में जब राजाओं में युद्ध होते थे और एक राजा हार जाता था, तो दूसरा राजा उसकी संपत्ति को हड़पता नहीं था और न ही जो है उस राज्य पर राज्य करता था। सिर्फ उसको ये कहता था कि आप जो हो हमारे राज्य के अधीन हो और आपको जो है हमारे राज्य के ही अंतर्गत अपना कार्य प्रणाली चलाना पड़ेगा। तो यही रोम में भी था कि युद्ध में पराजित लोगों के क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की संधि के तहत लाया जाता था और कुछ मामलों में पुण्य जो है अधीनता भी शामिल हो जाती थी। यानी कई कई जगहों पर तो पुण्य जो है अधीन कर लेते थे उसको और उसमें राज्य पर जो है अपना कब्जा स्थापित कर लेते थे। तो कहते हैं हर का अपना यहाँ पर सिस्टम था, रूल रेगुलेशन था। देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र के औपचारिक विलय ने एक प्रशासनिक काय के आधुनिक अर्थ में एक प्रांत बनाया जो भौगोलिक रूप से परिभाषित था। यानी ये जो विलय था, ये औपचारिक विलय था जिसको राज्य में विलय करने की बात कही जा रही थी, उसको प्रांत बनाया गया कि वो एक प्रांत के रूप में जाना गया और भौगोलिक रूप से उसको परिभाषित किया गया। यानी जैसा उसका भौगोलिक स्थिति थी उसी अनुसार उसका जो है उपयोग भी किया गया। रिपब्लिकन प्रांतों को एक साल के कार्यकाल में उन वर्णित दूतावासों और
जो है प्राइटरो द्वारा प्रशासित किया गया, जिन्हें पिछले वर्ष पद संभाला था, यानी रिपब्लिकन एक समय पार्टी थी जो प्रांतों में 1 साल के कार्यकाल में वर्णित दूतावासों और प्राइटरो द्वारा प्रशासित किया गया था, और इसे पिछले वर्ष जो है पद को संभाला भी था। प्रथम प्यूनिक युद्ध के दौरान रोम ने इटली से आगे विस्तार करना शुरू कर दिया। जब प्रथम प्यूनिक युद्ध हुआ था तो इटली ने अपना जो है काफ़ी विस्तार करना शुरू किया था, और कब्जा किए जाने वाले पहले स्थायी प्रांत जो था 241 पूर्व से लेकर सिसिली और 237 ईसा पूर्व में जो है साइडिनियम थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम प्यूनिक युद्ध के दौरान जो है रोम ने इटली से आगे विस्तार करना शुरू कर दिया, और कब्जा किए गए जाने वाले पहले स्थान प्रांत जो 241 ईस्वी पूर्व में सिसिली और जो है 237 में साइडिनिया थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और सैन्य विस्तारवाद इस प्रशासनिक प्रांतों की संख्या दिन प्रतिदिन जो था बढ़ता जा रहा था। सैन्य विस्तारवाद इस प्रशासनिक प्रांतों की संख्या बढ़ रही थी जब तक कि पदों को भरने के लिए पर्याप्त योग्य व्यक्ति न रह गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई गई है प्रशासनिक ढांचा। प्रांतीय गवर्नरों की शर्तों को अक्सर कई वर्षों तक बढ़ाना पड़ता था, यानी जो शर्त गवर्नर के द्वारा लगाई जाती थी उसको अक्सर जो है कई सालों तक बढ़ाना पड़ता था। और कभी कभी सीनेट ने निजी नागरिकों, विशेष रूप से जो है पोम्पी द ग्रेट को भी साम्राज्य प्रदान किया था। तो ये भी बात यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि प्रांतीय गवर्नर की शर्तों को अक्सर कई वर्षों तक बढ़ाना पड़ता था, और कभी कभी तो सीनेट ने निजी नागरिकों को, विशेष रूप से पोम्पी द ग्रेट को भी साम्राज्य प्रदान करते थे। पोम्पी द ग्रेट को साम्राज्य देने का, जो कि एक निजी नागरिक थे, उनको भी जो है देने का संपत्ति अधिकार था, साम्राज्य प्रदान करने का अधिकार था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम करें बात प्रोगेशन में वार्षिक निर्वाचित जो है मजिस्ट्रेटों के गणतंत्रीय संवैधानिक सिद्धांतों को कमज़ोर कर दिया। अब जर्नल सी बात है, जब निजी फैसला होने लग जाते हैं तो जो गवर्नर बातें होती है, जो संवैधानिक सिद्धांत होते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो यही यहाँ पर रोम में भी देखने को हमें मिला कि जो है प्रोगेशन में वार्षिक निर्वाचित मजिस्ट्रेटों के गणतांत्रिक संवैधानिक सिद्धांत कमज़ोर कर दिया, और कुछ लोगों द्वारा अपने प्रांतीय आदर्शों के माध्यम से अनुपातहीन धन और सैन्य शक्ति का संचलन गणतंत्र से शाही निरंकुशता में संक्रमण का एक प्रमुख कारक बना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर कि कुछ लोगों द्वारा अपने प्रांतीय आदर्शों के माध्यम में जो है अनुपातहीन धन और सैन्य शक्ति का संचलन एक गणतंत्र से शाही निरंकुशता में संक्रमण का एक प्रमुख कारक बना। अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चनों को इस हद तक समझाने की कोशिश करता हूँ जो ज़रूरी है आपके लिए। कहते हैं, मुझे पता है कि हमारे भारत देश में जो है कहीं भी देख लीजिए जो है बच्चों को क्वेश्चनों को हिंदी में बहुत आसानी से समझ में आता है, क्योंकि हम हिंदी देश के रहने वाले हैं, हम इंडियन हैं। तो जर्नल सी बात है, इसीलिए जो है मैं सिर्फ इंग्लिशों को जो है रीड करता हूँ। हो सकती है इसमें कई मिस्टेक हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ, ठीक है। और मैं आपकी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते वही बात समझिए जो समझ के लिए सही रहे। अगर यहाँ पर मिस्टेक भी कुछ होता है तो आप उसको सही कर सकते हो, क्योंकि आपके समक्ष जो है अक्षर भी यहाँ पर विजुअल होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, ये ज़रूरी भी है। यहाँ पर सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप क्वेश्चन की वास्तविकता से परिचित हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन को से परिचित होना, क्वेश्चन को समझना, यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का मेन मकसद होता है। और जो मकसद में मैं हमेशा कामयाब भी होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो समझते भी हैं, और इनके लिए ये बहुत आसान भी रहता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है रोमन साम्राज्य में शिक्षा की नीति, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा, हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चे जो है किसी शब्द को समझ सके, लिख सके, पढ़ सके। अब ज़रूरत नहीं है कि वो सभी लैंग्वेज में परफेक्ट हो, किसी एक भी लैंग्वेज में अगर आप परफेक्ट हो तो इसका मतलब आपको समझ है, ठीक है।
तो ये ज़रूरी है। और शिक्षा जो है किसी भी समय काल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षा जो है इंसानों को मार्गदर्शन दिलाती है, एक नए रास्ते पे जाने के लिए अग्रसर करती है, और कई रास्ते शिक्षा के अंतर्गत खुलती है। और कोई भी व्यक्ति आपको इसके अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि आपने सारी शिक्षाएं ग्रहण कर चुके होती हैं। तो शिक्षा जो होता है किसी भी समय काल के लिए महत्वपूर्ण है। और आज मॉडर्नाइज दुनिया में 21वीं शताब्दी में इसका तो और भी महत्व बढ़ गया है। लेकिन देखा जाए तो हम 21वीं शताब्दी में है, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है कि एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, और हम सारे व्यक्ति जो है आम गरीब बंदे हैं जो है सरकारी स्कूल पे ही आश्रित है। प्राइवेट स्कूल तो कहते हैं बहुत ही रेयर बच्चे जाते हैं गरीबों में से, ठीक है। और वो भी सरकार ने जो है अपने प्रपंड की जो है लाठी मार चुका है, ठीक है। अब जो है ऑनलाइन जो छोटे बच्चों का एडमिशन होने लगा है, और भी 1 किलोमीटर के दायरे में, तो सरकार की तरफ से जो है आम गरीबों को सबसे बड़ा लाठी पड़ी है। और इनका सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है कि आम गरीब बच्चों को जो है शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। और जैसे रोमन साम्राज्य में भी था कि जो गरीब थे, आम थे, उनको पढ़ने का शिक्षा नहीं देते थे, बेशक उनका इस्तेमाल भरपूर होता था। और वही आज की दुनिया में भी है। आज 21वीं शताब्दी में भी सरकार का यही नीति है। अब देखिए, समझदारी की तो बात ये आती है, अगर प्रशासन समझदार होता, समझता, तो सब प्रशासन को एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी बड़ा प्राइवेट स्कूल होता है, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलता है तो वो शहरों में खोलता है, वहाँ खोलता है जहाँ पर जो है अमीर लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप आरटीई के रिगार्डिंग अगर उस जगह स्कूल खोलते हो जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर आपने एक प्रावधान बना दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे हमने बच्चों को सिलेक्शन करना है, तो जर्नल सी बात बताइए कि 1 किलोमीटर दायरा तो गरीबों को दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। फिर किनका होगा एडमिशन? मिडिल क्लास के बच्चों को, जो थोड़ा हाई फाई होंगे, उनको गरीब मान लोगे आप सोचते होगे कि हम यहाँ इंक्वायरी करते हैं, हम तो भाई जांच परख करके हम जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अरे भाई, सब जगह जाकर देख लीजिए, घोड़ा का धंधा ही हो रहा है। आप घर में बैठ जाते हो, आराम से हुक्म दे देते हो, इसका मतलब सब कुछ क्या सही है? आप गलतफहमी की दुनिया जी रहे हो। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला कि यहाँ पर भी सरकार की 2 नीति थी, जिसके कारण स्लैब जो थे, जो दास थे, उनकी बहुत ही दुर्दशा बेकार थी। लेकिन देखा जाए तो दासों का ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि रोमन साम्राज्य में शिक्षा की नीति क्या थी। कहते हैं रोमन साम्राज्य में शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता में योगदान दिया, जो कि शाही इतिहास के आरंभिक काल के विशेषता भी जो है, जिसे हम प्रिंसिपेंट के नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी शिक्षा ने इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखा। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो इसके लिए भुगतान कर सकते थे। जर्नल सी बात है, आज भी वही सिस्टम है। आज शिक्षा उनके लिए है जिनके पास जो है पैसे हैं, शिक्षा उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि सार्वजनिक वित्त पोषण वाले स्कूलों की कोई राज्य समर्थन प्रणाली नहीं थी। लेकिन आज उल्टा है, आज भारत सरकार के शिक्षा के ऊपर दबदबा है और समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन सरकार इन बात को कभी भी एनालाइज नहीं करती है कि उसके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि कोई भी मंत्री जो होता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं दाखिल कराते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सरकारी का मतलब होता है अनपढ़ता। बच्चे सिर्फ जाते हैं और बैठ के आते हैं और कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े लोग जो हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन क्यों करवाते हैं? ऑक्सफोर्ड क्यों भेजते हैं? रोमन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड क्यों भेजते हैं बच्चों को? क्या भारत से अच्छा उत्तम शिक्षा वहाँ पर है? संभवतः ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भारत में है, लेकिन भारत की शिक्षा को जो है बड़े बड़े लोग बिगाड़ रहे हैं अपने मकसद में, अपने जो है खिचड़ी पकाने के चक्कर में। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो उनके लिए भुगतान कर सकते थे और जिनको सार्वजनिक वित्तीय पोषण वाले चीज़ें थी। जनरल सी बात है, अमीर लोग ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच साक्षरता की दर बहुत भिन्न थी। जनरल सी बात है, आज भी देखिए हर क्षेत्र में साक्षरता दर जो है बहुत ही भिन्न नजर आती है। सैन्य अधिकारी, संपत्ति प्रबंधक और सैनिकों के बीच साक्षरता व्यापक थी। यानी सैन्य अधिकारी के समक्ष, संपत्ति वाले प्रबंधकों के समक्ष और सैनिक के बीच साक्षरता जो थी काफ़ी फैली हुई थी। आकस्मिक साक्षरता विद्यमान थी और यह स्थान पर भिन्न भिन्न थी।
जैसे आज भी आधुनिक युग में भी आपको शिक्षा विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न तरीकों से देखने को मिल जाता है। पोपाई में एक दीवार थी जिस पर विज्ञापन और भित्ति चित्र भी थे, जो उच्च स्तर की अनौपचारिक साक्षरता का इंगित करता है। यानी पोपाई एक जगह था जहाँ पर दीवार पर जो है विज्ञापन थी और भित्ति चित्र भी था, और ये अनौपचारिक साक्षरता की जो है बातों को यहाँ पर बता रहा था। सामान्य आबादी तुलना में सैन्य कर्मियों में साक्षरता की दर जो है संकेत मिलती है। यानी देखा जाए तो सामान्य आबादी के तुलना में सैन्य कर्मियों में साक्षरता की उच्च दर प्राप्त हमें हुई है, और शिक्षित महिलाएं असामान्य नहीं थी। शिक्षित महिलाओं की संख्या बहुत ही कम था, और जनरल सी बात है अमीरों में शिक्षा देने की प्रावधान थी, बाकी जो है स्लैब या गरीबों में देने की कोई प्रावधान नहीं थी। और ऐसी अपेक्षा थी कि उच्च वर्ग की लड़कियां कम से कम प्राथमिक विद्यालय में जाएगी। संभवतः लड़कों को सामान्य कक्षाओं में और लिंग की परवाह किए बिना केवल कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने ही माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। तो जर्नल सी बात है, जो उस समय धार्मिक अंतर्गत होता था, आज के समय पैसे के अंतर्गत होती है। आप सोचते होंगे कि सरकार ने तो बहुत चीज़ फ्री किया हुआ है भाई, बच्चों को प्रमोट करने के लिए जो है इन्होंने स्कॉलरशिप की प्रावधान किया है, इन्होंने लैपटॉप सरकार दे रही है। मैं तो कहता हूं कि संसाधनों की इतनी भरपाई क्यों सरकार कर रही है? क्या सरकार के इसमें कुछ और मकसद है? अगर मान लीजिए सरकार किसी बच्चे को मोबाइल देता है, किसी को लैपटॉप देता है, और उसमें बच्चे नेट लगाते हैं, तो आपको क्या विचारधारा लगता है कि वो पढ़ाई का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं कर सकते। मोबाइल हो और लैपटॉप हो तो कहते हैं सरकार जो है बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बिना लैपटॉप और मोबाइल के भी हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, लेकिन अब देखिए कुछ सालों में ना तो साइंटिस्ट कोई बन रहा है ना कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत पूरी आधुनिकता है। क्या है? फिर भी कुछ भी नहीं है। हमारी क्या भारत में खोज है? क्या हमने खोजा है? अभी के समय तो मुझे लगता है कि कुछ भी खोज नहीं हुई है। जो भी हुआ था पुराने समय में हुआ था, जो बड़े बड़े लोग बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के जो है अपनी दिमागों की बुद्धि कसौटी पे जो है बहुत बहुत खोज किए। आप तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, हम तो दूसरे देशों के सिर्फ नकल कर रहे हैं। अब देखिए भारत में जितनी कंपनियां हैं, जितने आप जो है दिन प्रतिदिन सामान यूज़ कर रहे हो, कोई भी भारतीय नहीं है। सिर्फ उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, लेकिन कोई भी जो है भारतीय कंपनी नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। सिर्फ मेड इन इंडिया लिख देने से कहते हैं भारत में जो है हर चीज़ विकसित नहीं हो सकता है। और ये सब क्यों होता है? शिक्षा की जो है गिरी हुई परसेंटेज के कारण। कहते हैं मामूली संख्या में दासों की शिक्षा किया जा रहा है। दासों को तो कहते हैं शिक्षा देने का प्रावधान नहीं था, एकदम मामूली थी। जैसे भारत में भी है, देखिए अभी हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कमज़ोर है। कोई कोई बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट दिखाते हैं टीवी पे, और कभी कभी तो ऐसे बच्चे भी दिखाते हैं जो कहते हैं उनको आता ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला नहीं मुझे। टीवियों में तो हमेशा इंटेलिजेंट बच्चे ही आते हैं, जो मूर्ख बच्चे आते हैं उनको कौन दिखाता है। और मंत्री जी जब किसी स्कूल में दर्शन करने बच्चों को जाते हैं तो वहाँ पर तो इंटेलिजेंट बच्चों को ही आगे किया जाता है कि भाई मंत्री जी आए हैं, उनके सामने अच्छा खासा कपड़ा पहने हुए बच्चों को ही भेजा जाए। लेकिन बाहर जो खड़े बच्चे हैं उनको कोई देखने भी नहीं जाता। ऐसी ही प्रावधान आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि उस समय भी यही होता था कि मामूली संख्या में दासों को शिक्षित किया जाता था और उन्हें शिक्षा और साक्षरता की संस्कृतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षकों और जो है शास्त्रियों और सचिवों में गुलाम होने की संभावना थी, इसलिए उनको शिक्षा देने की प्रावधान उतना अधिक नहीं था। यानी दासों में शिक्षा जो थी नाम मात्र की थी, और सिर्फ वो अपने कार्य के लिए ऐसा करते थे। दासों की शिक्षा को जो है हतोत्साहित नहीं किया जाता था, हमेशा उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती थी। और दास बच्चे अपने स्वामी के बच्चे के साथ कक्षाओं में भाग ले सकते थे, और शाही काल के शुरुआत तक रोम में पुस्तक भंडार पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित थे और प्रांतों के शहरी केंद्र भी पाए जाते। देखिए कहते हैं रोम में भी कई जगहों पर देखने को मिला कि स्वामी के बच्चों के साथ कक्षा में भाग ले सकते थे। यानी दास बच्चे अपने स्वामी के बच्चों के साथ भाग ले सकते थे, पढ़ सकते थे। ये प्रावधान बनाई गई कई क्षेत्रों में। किताबें महंगी बेशक ली थी उस समय काफ़ी, जैसे आज के समय में है, लेकिन बाद के समय में साहित्य के लोकप्रिय विधाओं ने जो है गैर कुलीनों के बीच आनंद के लिए पढ़ने का संकेत दिया। सम्राट ने पुस्तकालयों को जो है प्रयोजित किया, जो कि कुछ हद तक सार्वजनिक भी थे।
और हर धनी व्यक्ति किसी समुदाय के लिए पुस्तक दान कर सकता था। यह प्रभावशाली निजी जो है संग्रह जमा कर सकता था, जिसे घर के विद्वान जुड़े हो सकते थे। यानी इस तरह के प्रावधान रोमन साम्राज्य में था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसका समर्थन करने वाले शास्त्रीय संस्थाओं और प्रथाओं से दूर जाने के दौरान जो है साक्षरता में गिरावट काफ़ी हद तक देखने को मिला। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा, लेकिन कुछ हद तक गिरा भी नजर आया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक जो है हमारे देश में प्रगति नहीं होगी, और हम लोगों के बहकावों में आ जाएंगे, लोगों के जो है बातों में आ जाएंगे और लालचों में हमेशा डूबते रहेंगे। और यही जो है हमारा नस जो है मंत्री लोग सब पकड़ रखे हैं कि लालच दो और सीट को जीत लो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसका मतलब उसको समझदार होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, तभी जो है उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन हम ये सब बातें नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं। सिर्फ हम ये देखते हैं कि कौन कितना का लालच दे रहा है, किसके लालच में जितना दम है। आज हर क्षेत्र में यही हुआ है। कहते हैं बहुत से छोटे मोटे इलेक्शन भी हुए हैं जो कॉलेज लेवल पे भी हुए हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही देखने को मिला है कि जो पार्टियों के बच्चों ने जो है क्लब फ्री करवा दिया है उनमें जीत हासिल हो गई है, जिनमें नहीं करवाया गया उनकी हार हुई। तो क्या मतलब है? हमारे लगता है कि रग रग में जो है हमें लालच ही भरा पड़ा है कि जहाँ हमें लालच दिखती है हम उसी को ही जिता के रख देते हैं और उसके बाद कोसते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आगे आप कहते हैं 11वीं क्लास कक्षा तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा कैसा था। यानी रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा, बुनियादी का अर्थ दोस्तों ये होता है कि उस समय खान पान, पानी के सीवेज की सिस्टम कैसी थी, किस प्रकार से उस समय व्यवस्था थी। जैसे हड़प्पा कल्चर में हमने देखा, मेसोपोटामिया में देखा, तो रोमन साम्राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था को जो है प्रावधान किया गया था, किस प्रकार से इस समय सिस्टम थी। तो कई हद तक ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो है सामाजिक तौर पे इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम व्यू से। देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा की अगर हम बात करें तो ये साफ करता है कि प्राचीन रोम में बुनियादी ढांचा प्रणाली जटिल थी, यानी काफ़ी उलझी हुई थी, काफ़ी जटिल थी। कहते हैं 13 रोमन जल सेतुओं की एक प्रणाली थी जो रोमन निवासियों को अलग अलग गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराता था। देख लीजिए, 13 रोमन जल सेतु का उस समय प्रावधान था जो अलग अलग गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराया जाता था, जो कि काफ़ी महत्व रखता है, जिसमें सबसे अच्छा पानी योग्य आपूर्ति के लिए आरक्षित था। यानी जो अच्छा पूर्ति पानी करता था उसको उस समय आरक्षित करके रखा जाता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं पानी का उपयोग सार्वजनिक जो है स्नानघरों और शौचालयों में भी किया जाता था। ठीक है, ये काफ़ी महत्व रखता है कि पानी का उपयोग सार्वजनिक स्नानघरों और शौचालय में किया जाता था, और कई स्थान पर निम्न प्रकार की शौचालय प्रणाली पाई गई। यानी जनरल सी बात है कि जो क्षेत्र विकसित थे वहाँ पर उच्च कोटि की जो है शौचालय प्रणाली पाई गई, और जहाँ पर जो है निम्न कोटि की प्रणाली थी वो पिछड़ी हुई क्षेत्र था। जैसे कि हाउस स्टेड पंपोई में हेडियंस की दीवार पर एक रोमन किला, हरकुलेनियम और अन्य जगहों पर जो पानी के धारा के साथ अपशिष्ट को बहा देती थी। रोमन लोग शौच के बाद समुद्री स्पंज को छड़ी पर रख कर सिरके में डुबाते थे। तो देखिए, इस समय का ये बुनियादी ढांचा था कि ये लोग जो होते थे हरकुलेनियम्स और अन्य जगहों पर जो पानी की धारा के साथ अपशिष्ट को बहा देते थे, और रोमन लोग शौच के बाद समुद्री स्पंज को छड़ी पर रख कर सिरके में डुबोते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय प्रावधान किया गया था, सिस्टम था। रोमनों के पास पत्थरों से ढके सीवरों की एक जटिल प्रणाली थी। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि रोमनों के पास पत्थरों से ढके सीवरों की एक जटिल प्रणाली थी। उन्होंने सार्वजनिक स्नान के अपशिष्ट जल को जो है शौचालय में प्रभावित होने वाले प्रवाह के हिस्से के रूप में उपयोग करके जो है पुण्य चक्रित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली थी कि पत्थरों से ढके सीवरों को एक जटिल प्रणाली थी। यानी उस समय पाइप लाइन बनाई नहीं जाती थी, सिर्फ सीवर बनाई जाती थी, उस पर जो है पत्थरों से ये लोग ढक देते थे, जो काफ़ी जगहों पर देखने को मिला है।
ने सार्वजनिक स्नान के अपशिष्ट जल को शौचालय में प्रभावित होने के वाले प्रवाह के हिस्से के रूप में उपयोग करके पुनः चक्रित भी किया करते थे। और टेराकोटा जो है पाइपिंग का उपयोग घरों में अपशिष्ट जल को जाने वाली पाइपलाइन में भी किया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सोचते होंगे कि उस समय पाइपलाइन कैसे होती थी, कैसे बनाया जाता था। तो सब बहुत ही आसान होता है। हम बम्बूस के बारे में तो जानते ही है। बम्बू जो होता है खोखला होता है अंदर से, उसके जो है हम खोखले को जो है चीर देते हैं बीचों बीच, और उसके जो रुकावट होती है उसको साफ़ कर देते हैं और फिर उसको ज्वाइंट करके बना देते हैं। तो ये जो पाइप थी बहुत काफ़ी उपयोगी थी और ये कई जगहों पर आज भी इस्तेमाल किया जाता है गांव के क्षेत्रों में। ऐसे तो हम जानते हैं कि आज प्लास्टिक के पाइप बहुत भरमार है, लेकिन उस समय इसी तरह के प्रावधान करके जो है पाइपलाइन का उपयोग की जाती थी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भेजने के लिए। साइफन और अन्य जगहों पर पैदा होने वाले उच्च पानी के दबाव का विरोध करने के लिए रोमन ने सबसे पहले जो है पाइपों को कंक्रीट में सील कर दिया था। यानी उस समय कंक्रीट का भी बखूबी प्रयोग की जाती थी। पाइपों को कंक्रीट में सील कर दिया, जैसे आप लोग डैम को देखते हो, डैम बनाई जाती है आधुनिक युग में। तो कुछ हद तक वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के प्रावधान किया गया था। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में शहर के अधिकारी, जिन्हें एडाइलस कहा जाता था, स्वच्छता प्रणाली की निगरानी करते थे। यानी उस समय स्वच्छता प्रणाली की निगरानी करने के लिए अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था, जिनको एडाइलस कहते थे। एडाइलस का काम होता था स्वच्छता प्रणाली का जो है जांच परख करना। वे जल निकासी और सीवेज प्रणाली की दक्षता, सड़कों की सफाई और पक्कीकरण, दुर्ग की रोकथाम और वेश्याशालाओं और शराबखानों, स्नानघरों और अन्य जल आपूर्ति की सम्मानित निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। यानी ये जो थे एडाइलस काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, जिनका सारा जो है उस समय कार्यभार सौंपी जाती थी, चाहे वो वेश्यालय क्यों न हो, शराब खाने क्यों न हो, स्नान घर क्यों न हो, इवन की सफाई के भी विशेष ध्यान इनके द्वारा ही दिया जाता था। रोमन कूड़े को अक्सर जो है शहर के करीब जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी रोमन जो लोग होते थे कूड़े करकट को अक्सर शहर के गरीबी जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ देते थे। तो समझ गए ना कि उस समय गरीबों के साथ वही व्यवहार होता था जो आज के समय में भी हो रहा है। गरीब जहाँ रहते हैं वहाँ पर कूड़ा करकट का तो आपको पता ही कि ढेर रहता ही रहता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो रोमन में भी कुछ इसी प्रकार के जो है दृश्य देखने को मिला कि रोमन कूड़े को अक्सर शहर के गरीब जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। और ये कभी कभी इतना गाढ़ा हो जाता था कि सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे आज के समय में देखे भी होंगे कि कूड़ों को जो है एक बहुत बड़ी पहाड़ बन जाती है, और ये कई क्षेत्रों में देखने को आम मिलता है। कहते हैं कूड़ा करकट का जो है अगर हम सही तरह से मेंटेनेंस करें तो ये हमारे लिए सरदर्द नहीं बनेगा, लेकिन हर एक समय काल में ये सरदर्द रहा है। और आधुनिक युग में तो और भी सरदर्द बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक का जो बेखूबी से उपयोग हो रहा है, इसका प्रभाव हम देखने को मिलता है। कहते हैं इस सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक जितना से जितना कम उपयोग हो देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग ना हो तो ही अच्छा है। इसलिए कोई और वैकल्पिक स्रोत ढूंढना चाहिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में कई जगह पर प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। कारण क्या है? सरकार की जो है आलसीपन है और सरकार की मुनाफाखोरी है। सरकार ये लिफाफे जो बनाते हैं, जो ये प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं, उनमें बैन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनसे जो है इलेक्शन में उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इसलिए वो बैन नहीं करते। बेशक राज्य में बैन कर देते हैं, और इस बैन करने में भी उनको बहुत फ़ायदा होता है। आप पूछिएगा कैसे? मान लीजिए कोई क्षेत्र में कोई चीज़ बैन है, अगर आम गरीबों के पास एक भी लिफाफा मिल गया तो उसकी तो ऐसे का तैसे कर देते हैं पुलिस वाले सब। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये तो बैन है, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपको पता ही होगा कि बिहार में जो है शराब बैन है, वहाँ पर आपको क्या लगता है कि वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री जी सके पार्टी होता है और पार्टी में शराब न झलकता हो? ये तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। कोई कहेगा गंगा में भी प्रवेश करके बात बोलेगा तो इसको तो मैं मानना संभव ही नहीं है, क्योंकि जर्नल सी बात है, मंत्री जी की पार्टी हो शराब और शबाब न हो, इसका तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता। तो क्या बिहार में पार्टी नहीं होती है? होती है। फिर आम गरीब बंदों के पास एक शराब के बोतल भी मिल जाता है
तो उसके पूरे खानदान को क्यों पुलिस वाले चक्के ले जाते हैं? क्या हाँ वहाँ पर कोई लॉ ऑर्डर नहीं है? मैं सबसे पहले कहता हूँ, देखिए, एक ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जो घर के बड़े लोग करते हैं वही बच्चे लोग भी सीखते हैं। और हमारे लिए राजनीतिक नेता बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं और रिस्पेक्टेड होते हैं और एक सम्मानजनक पद पे होते हैं। अगर यही लोग इस तरह के बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे, गलतियाँ करते रहेंगे, तो आम जनता क्या सीखेगी? मैंने तो कई जगह पढ़ा है कि जब राजा भोग विलास में पड़ जाता है, राजा जब विलासता भरी ज़िंदगी जीने लगता है, तो उसकी प्रजा भी जो है विलासतापूर्वक जीवन जीने लग जाता है। और आपको पता है कि इसमें जो है तुलसीदास के समय काल में भी ऐसा ही हुआ था। तब जाकर तुलसीदास ने एक ऐसा कैरेक्टर रामचरितमानस की रचना की जो लोगों के समक्ष आदर्श का जो है एक पताका स्थापित कर सके। तो ये हमेशा रही है, जब बड़े लोग ही ऐसी गलती करेंगे तो आम लोगों से तो हम गलती का उम्मीद ही नहीं कर सकते। आम लोग तो गलती के पुतला होता है। तो यही बात मैं कहता हूँ कि जब बड़े लोगों पर रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता है तो आम गरीबों बंदों को ये डर किस बात को दिखाते हैं और क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ तो हमारा है, लाठी भी इनकी है, भैंस भी इनकी है, जो मर्जी चलाए कर सकते हैं। उनको तो सिर्फ आम गरीब बंदों को लूटना है, चाहे वो शराब की बात हो, चाहे लिफाफे बैन की बात हो। कई गरीबों के विपरीत जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते थे, अमीर घरों की बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जाती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। यहाँ तक इन लोगों में रोमन सार्वजनिक स्नान घर, फव्वारों और सिंक के सुसज्जित सार्वजनिक शौचालय की विलासिता का आनंद भी लिया करते थे। तो रोम में हर तरह की जो है बातों का यहाँ से अनुसरण करते थे। और रोम साम्राज्य में विशेषकर शहर में पानी की भारी मांग होती थी और औसत रोमन प्रतिदिन जो है 200 गैलन से अधिक पानी का खपत करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 200 गैलन जो है पानी की खपत हमेशा करते थे, रोज़ प्रतिदिन औसत था 200 गैलन का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, अमीर लोगों के घरों में जो होता था फुव्वारे लगाए जाते थे, वो फुव्वारे का आनंद उठाते थे। हर तरह के विलासितापूर्वक जीवन जो है उस समय वो व्यतीत करते थे। किसी भी जल सेतु के निर्माण से पहले तिब्बर नदी शहर का मुख्य जल स्रोत था। यानी उस समय जो जल स्रोत था वो तिब्बर नदी था। यानी देखा जाए तो इस समय जल सेतु के निर्माण में पहले तिब्बर नदी शहर का प्रमुख जल स्रोत हुआ करता था। हालांकि जैसे जैसे रोम की जनसंख्या बढ़ती गई, रोमों की पानी की प्रति रुचि नदी की आपूर्ति के लिए बहुत अधिक हो गई। जैसे आज भी आप देखिएगा कि आज जनसंख्या भारत में बढ़ रहा है और पानी की आपूर्ति जो है संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसका लिए भी प्रावधान करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि पूर्ति के लिए बहुत ही अधिक जो प्रयत्नों की जरूरत है। सभी पक्की सड़कें इसलिए बनाई गई ताकि उन्हें कम से कम इमारत की आवश्यकता पड़े और यात्री के लिए बहुत चिकनी सतह मिल सके। इसलिए उस समय पक्की सड़कों का भी निर्माण बखूबी करवाई गई थी रोमन एम्पायर में। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी, आधुनिकता थी, हर एक बात, हर एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। और आपके समक्ष जो है तिरपान सेंटर इतने सारे पॉइंट प्रस्तुत करता है, आपको जो है किसी भी पॉइंट पे जो अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है। एग्जामिनर मुश्किल से 5 पॉइंट को ही जो है मेन समझता है और 5 मार्क्स में 5 पॉइंट काफ़ी होता है। अगला क्वेश्चन जो आया है एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर होता है, कोई भी समय काल होता है, कोई भी पीरियड होता है, उसमें जो है हर एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे स्त्रियों की दशा हो, शिक्षा हो, उसका पतन हो, इससे अधिक क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता और इससे अधिक कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। तो इसीलिए तिरपान स्टडी सेंटर ने आप लोगों के लिए वो सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर में लाता है जो महत्वपूर्ण है। और तिरपान स्टडी सेंटर का विश्वास है कि एग्जामिनर जितना मर्जी चाहे कर ले, इससे अधिक कोई क्वेश्चन वो घुमा फिरा सकता ही नहीं है। जितना मर्जी घुमा फिरा ले, जितना मर्जी अपनी पैतरा लगा ले, लेकिन आंसर इसका यही रहेगा। तो आपको क्वेश्चन भी समझना है और आंसर को भी समझना है। क्वेश्चन अगर नहीं समझिएगा तो आंसर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात कि बच्चे जो हैं आंसर तो याद कर लेते हैं बट क्वेश्चन उनके दिमाग में नहीं रहता है, और इसके कारण क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी वो कर नहीं सकती हैं। इसलिए क्वेश्चन को, गहराइयों को, क्वेश्चन की जो है अर्थातों को समझिए
और उसको जो है एनालाइज कीजिए। यही सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंट बच्चे की निशानी होता है कि क्वेश्चनों को वो समझते हैं, आंसर तो उनको पता ही होता है। तो यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है रोमन साम्राज्य महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो ये भी कहते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं की संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन में काफ़ी कानून अधिकार प्राप्त थे। यानी इस समय देखा जाए तो महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन में काफ़ी जो है अधिकार दी गई थी। यानी महिलाओं का पुण्य अधिकार था जो है इनके प्रबंधन और स्वामित्व में। उनकी शादी किशोर अवस्था के अंत या 20 के दशक शुरुआत में कर दी गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। 20 के दशक यानी 20 साल की उम्र में, और कहते हैं 18 साल के बीच में, 20-18 के बीच में इनकी शादी होती। तो ठीक ठाक है, हम गलत नहीं कह सकते, ये मैरिज की अवस्था सही है। क्योंकि हमने कई जगह जो है बाल विवाह देखा है, तो इसको हम बाल विवाह नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये किशोर अवस्था में चले जाते हैं। और 20 के आसपास मैरिज करना यानी इनकी स्थिति को सही दर्शाता है। व्यवस्थित विवाह सामान्य आदर्श तथा महिलाएं अक्सर अपने पतियों के प्रभुता के अधीन होती थी। जैसे आज के आधुनिक युग में भी आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है पति जो है पत्नियों पर जो है प्रभाव डालती है। यानी विवाह के बाद जो है महिलाएं जो है अक्सर जो है पतियों की प्रभुता के अधीन ही रहती है, उसी के कार्य प्रणाली में जो है आगे बढ़ती है। विवाह का विशेष रूप वह था जहाँ पत्नी अपने पति के अधिकारों में स्थानांतरित नहीं होती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कि विवाह का विशेष रूप था जहां पत्नी अपने पति के अधिकारों में स्थानांतरित नहीं होती थी, बल्कि अपने पैतृक परिवार में अपना पूरा अधिकार बरकरार रखती थी। समझ में आया पॉइंट क्या कहना चाहता है? इसमें साफ करता है, देखिए जैसे कि किसी लड़की का शादी हुआ किसी लड़के के साथ, तो वहाँ पर लड़की जो है लड़के के सारे संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, उसकी पत्नी हो जाता है, तो सारा अधिकार उसके अंडर रहता है। यही बात होती है आज का आधुनिक युग में कि किसी लड़की की शादी होता है तो पति के जितने भी कुछ होता है सब पत्नी को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस समय ऐसा नहीं था। यहाँ पर पत्नी अपने पति के अधिकारों में स्थानांतरित नहीं होती थी, उसके संपत्ति धन दौलत में नहीं होती थी। औरत जो थी अपने पिता के परिवार के जो जितने भी धन संपत्ति थी उसमें अधिकार बरकरार था। यानी यहाँ पर पति के अधिकारों में बरकरार नहीं थे, अपने पिता के अधिकारों में बरकरार थे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पति के संपत्ति में पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता था। उसके जो पत्नी थी उसके पिता यानी उसके पापा के जो संपत्ति थी यानी मायके में जो संपत्ति थी उस पर अधिकार था। तो ये बात काफ़ी क्लैरिटी करती है। कानून ने कहता है एक विवाह जोड़ा एक वित्तीय इकाई नहीं बल्कि 2 वित्तीय संस्था थी और पत्नी को पुण्य कानूनी स्वतंत्रता प्राप्त था। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि देखिए पति पत्नी कमाते हैं एक था, यानी पत्नी पे अधिकार पति का पूरा होता था पैसे का, और पति के पैसों पर पत्नी का पूरा अधिकार था। लेकिन ऐसा इस सिस्टम में नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर पति अपने जो है पत्नी को दे सकता था, पैसे सब कुछ जो है दे सकता था, लेकिन ये नहीं था कि पत्नी से वो ज़बरदस्ती जो है पैसों का अपने छीन ले और ले ले। यानी यहाँ पर 2 वित्तीय संस्थाएं बनाई गई थी। यानी इसे बात करता है कि एक विवाहित जोड़ा एक वित्तीय इकाई नहीं थी, यानी दोनों का पैसा एक नहीं था। पत्नी अपनी मनमर्जी से स्वतंत्र थी कि कुछ भी कार्य वो कर सकती थी, कोई भी अपना पैसे का इस्तेमाल कर सकती थी, इसमें कोई तरह का बंधन नहीं दिखाई गई है। तो यही बात कहा गया कि एक विवाहित जोड़ा एक वित्तीय इकाई नहीं बल्कि 2 वित्तीय संस्थाएं थी और इसमें पत्नी को पुण्य कानूनी स्वतंत्रता प्राप्त थी। कहते हैं अगर अगली पॉइंट की बात करें तो ये काफ़ी और महत्वपूर्ण रह जाता है और बन जाता है कि इस समय तलाक लेना आसान था। तो ये इस समय के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ उजागर करता है कि तलाक लेना उस समय बहुत आसान था। दोस्तों ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि अगर औरतों को सारी सुविधाएं दी जाए तो वो भी जो है समाज में अपना जो है लोहा मनवाने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि समाज में महिलाओं को जो है वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो उनको प्राप्त होना चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं को गलत नज़रियों से देखा जाता है, जो हमारे देश को जो है आए दिन खोखला करता ही चला जा रहा है। क्योंकि देखिए कहते हैं जब तक स्त्री पुरुष एक समान नहीं होंगे, दोनों का सम्मान एक जैसा नहीं होगा, तब तक जो है भारत अपने आप को जो है कहते हैं भारत नहीं कह सकता है। क्योंकि जनरल सी बात है, हम भारत इसलिए हैं, भारतवासी इसलिए हैं क्योंकि हम पत्थरों को भी पूजते हैं, हम स्त्रियों को भी सम्मान उतने ही करते हैं और ये महत्वपूर्ण है। कहते हैं स्त्रियों के बिना कोई भी यहाँ पर पुण्य वाले कार्य नहीं करना संभव माना जाता है।
तो औरतों को हम उतने ही सम्मान दिए हैं। तो जर्नल सी बात है, जो हम आज धार्मिक रूप में औरतों को सम्मान दे रहे हैं, उसी प्रकार हमें निजी जीवन में भी औरतों को इसी प्रकार का जो है सम्मान देने की आवश्यकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोमन साम्राज्य का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? रोमन साम्राज्य का आर्थिक परिदृश्य कैसा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक के बारे में भी हमारा समक्ष क्वेश्चन आया है, क्योंकि आर्थिक भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कोई भी समय काल के अंतर्गत। कहते हैं रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित और अविकसित थी। देखिए, रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित थी और विकसित भी थी। तो यहाँ पर दोनों बात को लेके चला गया है कि रोमन अर्थव्यवस्था अविकसित थी, यानी इतने काफ़ी अच्छा विकास अविकसित नहीं थी और न ही अच्छा विकसित थी। जैसे निर्वाह कृषि, शहरी केंद्र जो व्यापार और उद्योग के मामले में उत्पादन से अधिक उपयोग करते थे, यानी जितना उत्पादन नहीं होता था उससे कहीं अधिक उपभोग करते थे, इसलिए रोमन अर्थव्यवस्था जो थे अविकसित थी। और कम स्थिति वाले कारीगर धीरे धीरे विकसित हो रही थी और तकनीकी और आर्थिक जो है तरसंगता की कमी थी। यानी इस समय देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तकनीकी विकास बहुत ही खस्ता हालत में था और आर्थिक तर्कसंगता भी बहुत कमी थी। यानी रोमन साम्राज्य की आर्थिक परिदृश्यता के बारे में बात करें तो बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही जो है लाचार थी। कुछ शहर विशेष उद्योग या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। कुछ जो है शहर उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बेशक जाने जाते थे, लेकिन उस तरह का विकास नहीं मिला जो हम दूसरे क्षेत्रों में देखें। शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण का पैमाना एक महत्वपूर्ण निर्माण उद्योग का संकेत देता है कि शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण तो हमें देखने को मिला है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग जो है इस समय की जाती थी। पिपरी ने जटिल लेखांकन विधियों को संरक्षित भी किया, जो आर्थिक तर्कवाद के तत्व का सुझाव देते हैं और साम्राज्यवाद का अधिक जो है मुद्रितकृत भी किया गया था। यानी पिपरी काफ़ी महत्वपूर्ण लेखन कला थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ की सारी बातें उनको जो है पूरी तरह से जो है समझाते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में संचार और परिवहन के साधन सीमित थे और पहली और दूसरी शताब्दी में परिवहन का बहुत विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि इस समय संचार और परिवहन के साधन सीमित थे और पहली और दूसरी शताब्दी में परिवहन बहुत विस्तार हुआ और व्यापार मार्ग भी काफ़ी प्रशस्त हुआ। आर्थिक गतिशीलता ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता का एक रास्ता खोल दिया और इस प्रकार सामाजिक उन्नति केवल जन्म, संरक्षण, सौभाग्य तथा असाधारण क्षमता पर नहीं निर्भर थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक गतिशीलता ने रोमन साम्राज्य में सामाजिक गतिशीलता का रास्ता खोला। अब जो यहाँ पर जन्म, संरक्षण, सौभाग्य या असाधारण क्षमता पर निर्भर नहीं थी, ये आगे अपने आप को विकसित कर सकते थे। यद्यपि कुलीन मूल्य में पारंपरिक अभिजात समाज में प्रवेश किया, यानी कुलीन मूल्य में ने जो है पारंपरिक अभिजात समाज में प्रवेश किया, लेकिन जनगणना रैंक के लिए धन की आवश्यकताओं की जो है धनीकरण तंत्र की और मजबूत प्रवृत्ति का संकेत भी मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठा को किसी के धन के उचित रूप से विज्ञापित तरीके से निवेश करके प्राप्त किया जा सकता था, यानी प्रतिष्ठा को धन का जो है निवेश करके जो है प्राप्त किया जा सकता था। कहते भव्य देशी संपदा या शहर के घर, टिकाऊ विलासता की वस्तु जैसे गहने और चांदी के बर्तन, सार्वजनिक मनोरंजन, परिवार सदस्य या सहकर्मियों के लिए अतिशिष्ट स्मारक और वेदीय जैसे धार्मिक समर्पण था। यानी देखा जाए तो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे कि भव्य देशी संपदा, शहर के घर, टिकाऊ विलासता की वस्तु जैसे गहने, चांदी के बर्तन, सार्वजनिक मनोरंजन, परिवार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय था। और गिल्ड और सिनेमाओं में नेटवर्किंग, अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं को साझा करने और काम करने की इच्छा के माध्यम से व्यक्तियों को सफल होने के लिए सहायता प्रदान की जाती थी। तो इस समय देखा जाए तो हर चीज़ जो है सिस्टमैटिक और सुचारू रूप से करने का प्रावधान था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारा अगला जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन सभ्यता का पतन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन करें। यानी रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक मुख्य तौर पे जिम्मेवार थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बनता है। देखिए, उत्तर रोमन साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से जो है उत्तरदायी कारक थे,
तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है युद्ध और विलासितापूर्ण जीवन। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था, डिग्रेडेशन ऑफ जो रोमन सिविलाइजेशन, यानी बार बार युद्ध और विजय ने लोकतंत्र की कमर तोड़ दी और विलासितापूर्ण और आरामदायक जीवन शैली ने शासक वर्ग को हतोत्साहित कर दिया। यानी जर्नल सी बात है, जब भी ये बातें देखी जाएगी वो राज्य वो समय काल जो है विघटित हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कोई भी सिविलाइजेशन के लिए जो है बहुत काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे आज के समय में भी जो है रिप्रेजेंटर बड़े बड़े मंत्री लोग सब जो है विलासिता और आरामदायक जीवन के शैलियों में जो है आम गरीबों को भूल जाते हैं और इस कारण जो है विनाश होना सुनिश्चित हो जाता है। उसके पश्चात गुलाम विद्रोह। कहते हैं गुलामों की संख्या स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक थी। यानी देखा जाए तो गुलाम विद्रोह, गुलामों की संख्या स्वतंत्र लोगों के लिए अधिक थी और वो विरोधी हो गए और शासक वर्ग द्वारा उन्हें दबाया नहीं जा सका। जर्नल सी बात है दोस्तों, जब आप किसी और को गुलाम समझिएगा, जैसे आज के लोग जो हैं सिर्फ आम जनता का उपयोग करते हैं इलेक्शन में, तो जो गलत है। कहते हैं अगर ऐसे विश्वास रखिएगा तो ना तो आपकी पार्टी बचेगी ना तो आपका जो है शासन बचेगा, क्योंकि कहते हैं जब आम गरीब व्यक्ति समझदार हो जाते हैं तो अंग्रेज जैसे जो है देश से भागना पड़ता है। तो आप जो कुछ मंत्री हो जो कि लोगों के द्वारा ही चुने जाते हो, तो आपका क्या हाल हो सकता है आप स्वयं ही नहीं जानते। इसलिए हमेशा यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर कहता है कि जितना हो सके आप अच्छे कार्य में ही और लोगों के भलाई में ही अपना जीवन व्यतीत करें। और कहते हैं विलासितापूर्ण जीवन और आरामदायक जीवन शैली को न अपनाएं। कहते हैं आराम करना अच्छी बात है, बट इतना नहीं है कि आम गरीबों के पैसों का जो है आप गलत उपयोग करें, गलत चीज़ों का जो है अनुसरण करें, क्योंकि इससे आम गरीबों को तकलीफ होती है और आपके लिए जो है गलत भावना यहाँ पर पैदा होती है। अगली बात करें सम्राटों की कमजोरियाँ, तो कहते हैं वही बात आ गई कि रोमन साम्राज्य अयोग्य एवं कमजोर होने के कारण जो है आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सकी। जर्नल सी बात है, जब सम्राट कमजोर होगा, अयोग्य होगा, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, तो वो साम्राज्य के जो है नष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है। और ऐसा ही हमें जो है रोमन साम्राज्य में भी देखने को मिला कि यहाँ का सम्राट जो था कमजोर था और बाहरी आक्रमण से जो है देश की रक्षा नहीं कर सका। उसके पश्चात था यहाँ पर देखा जाए तो ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म ने प्रेम और जो है असमानता का संदेश दिया। ईसाई धर्म का विचारधारा यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण था कि उन्होंने जो है ईसाई धर्म ने प्रेम समानता का संदेश दिया और इसे सम्राटों के शासन को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि इनसे दासों में विद्रोह भावना पैदा कर दी। यानी देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसमें दासों में विद्रोह की भावना पैदा की और इनको बता दिया कि भाई हम जो है प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले हैं, हम जो है गुलाम नहीं रहने वाले हैं। तो ईसाई धर्म का प्रचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हुआ। छापे और आक्रमण। कहते हैं आक्रमणकारी और हमलावरों ने रोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तो कहते हैं देखिए कोई भी अगर एम्पायर का अगर विनाश हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है साम्राज्य को यानी जो राजा का जो है कमज़ोर होना ही है और बाहरी आक्रमण तो इसमें मेन रहती है। तो ये सारी का भी बात महत्वपूर्ण है। कहते हैं एक ही बात महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी अगर बड़े पद पे जाता है तो उसको जो है कहते हैं एक निर्ममता पूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और आम गरीबों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और ज़रूरी है, तभी जो जाके जो है इसका विकास हो सकता है और कोई भी साम्राज्य जो है आगे स्टेबलेट हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था हर एक समय काल के लिए और ज़रूरी भी था। इसमें हमने सारी पॉइंट की तरफ जो इशारा किया, युद्ध और विलासितापूर्ण जीवन, गुलाम विद्रोह, सम्राटों के कमज़ोर होना, ईसाई धर्म का प्रचार और छापे और आक्रमण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। कहते हैं रोमन एम्पायर इतनी मजबूत थी, इतनी स्टेबलेट था, लेकिन फिर भी इसका जो है विघटन हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बात की तरफ इशारा करता है और जो आज के राजनीतिक नेता हैं इन सब चीज़ों से शिक्षा लेना चाहिए। किसी का जो है बने रहना वहाँ की जनता पर निर्भर करता है और जनता के लिए ही शासन बनती है, जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जनता के लिए ही कार्य करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, नहीं तो जर्नल सी बात उसका पतन हो जाना स्वाभाविक होता है और आज के आधुनिक युग में ये हमें देखने को साफ मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। जो क्वेश्चन आंसर की जो लड़ी थी वो ख़त्म हो जाता है। हमने इतने ही क्वेश्चन करने थे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, हर पॉइंट को नोट करके अपने कॉपी में याद करते हो या देखते हो, तो
तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अंक प्राप्त कर पाओगे। ये त्रिपाण सेंटर का विश्वास है। अगर आप भी त्रिपाण सेंटर का विश्वास बनाए रखना चाहते हो, अगर आगे और भी वीडियो देखना चाहते हो, तो जनरल सी बात है, आपके अंदर जो शेयर करने की भावना है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हो तभी दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सकता है। मेरी जहां तक पहुंच है मैंने पहुंचाने की कोशिश करता ही सदैव रहता हूं। ठीक है, इसे सोचिए नहीं। चैनल को जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, वीडियो को पहुंचाइए। ये आपका काम है, मेरा काम है आपके लिए जो है फ़ायदेमंद त्रिपाण सेंटर को बनाना। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में सेव कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है और आपके लिए तो है ही है बहुत कुछ। सिर्फ समय के इंतज़ार कीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा। सिर्फ आपका जो है विचार हमेशा त्रिपाण सेंटर के साथ मिलना चाहिए, रहना चाहिए। तो सोचना नहीं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करने के विचार रखना है।